हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री बुक की पहली चैप्टर जो कि हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद, हम लोग आज हिस्ट्री की पहली चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि आपसे वादा करते हैं हम कि आपके एग्जाम में जो हिस्ट्री से 20 नंबर की क्वेश्चन आती है, हिस्ट्री से आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है, मैं वादा करता हूं कि आपसे 20 के 20 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें, जो भी यहाँ से पढ़ाया जाता है बिल्कुल आप अच्छे ढंग से पढ़ें। हमने उस तरीके से ठीक है प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चंस को देखते हुए और क्वेश्चन बैंक को देखते हुए हमने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। चलिए आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये नोट्स है आपका जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बता दें कि इस चैप्टर की मैं वादा करता हूँ आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इतिहास क्या होती है और इतिहास को देखते हैं हम लोग कि इतिहास के जो चैप्टर हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद पहली चैप्टर है हमारा, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर इतिहास होती क्या है, इतिहास क्या होती है, इसके पिता कौन हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास क्या होती है। तो हम लोग बताते हैं कि इतिहास एक घटना है, घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। तो उसी को हम लोग एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लैंग्वेज में बताएंगे कि इतिहास बताएंगे कि बीती हुई घटनाओं के बारे में काल क्रमानुसार लिखित विवरण हमारा क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। इसी बात को हम लिखे हैं कि बीती हुई घटनाओं के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हुए क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। चलिए सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक को निकालें और लिखना प्रारंभ करें, यहीं से आपकी सारी की सारी क्वेश्चंस आएगी। चलिए हाँ, तो क्या बताए थे हम इतिहास में कि इतिहास क्या होती है, तो बीती हुई घटनाओं को ठीक है काल क्रमानुसार लिखित विवरण क्या कहलाता है, तो हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास के बारे में इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस हैं, जो कि ये हमारे हेरोडोटस की तस्वीर लगी हुई है, आप देखिए कि यही हेरोडोटस है, यही इतिहास के पिता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे और आगे हम लोग समझते हैं क्या होती है। आगे देखते हैं इतिहास में टोटल कितने चैप्टर हैं। चलिए इतिहास में टोटल आपके इतिहास के बुक में टोटल 8 चैप्टर में आप 8 चैप्टर हैं, जिसमें कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है ये भी जानकारी आपके पास होनी आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से ना ढेर सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो यूरोप से जुड़ा हुआ, यूरोप से राष्ट्रवाद इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपके एग्जाम में। दूसरा क्या मिलेगा, तो भारत में राष्ट्रवाद, ये इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन ढेर सारा आपके एग्जाम में होता है। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा में ठीक है थर्ड में क्या हो जाएगा, तो ये तीसरा चैप्टर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये दोनों को मेनली अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे ताकि कि एग्जाम की 70% क्वेश्चंस इसी तीनों चैप्टर से होती है। 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी सबसे होती है, इसी तीनों चैप्टर से होती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़े। पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग और बताते हैं कि आप नोट पैड निकाल ले, नोट कॉपी निकाल ले और नोट्स बनाते जाएं और क्वेश्चंस को लिखते जाएं। जो भी इससे जुड़ी हुई, इस चैप्टर से जो भी जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं आपको लिखवाते जाऊँगा कि वही क्वेश्चन से आने की संभावना होगी, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लिखवाते जाऊँगा आप लोगों को। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है हमारा, इसमें यूरोप महादेश का चर्चा किया गया है। तो यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है, महादेश है। टोटल यूरोप कितने महादेश हैं, टोटल तो 7 महादेश हैं, जिसमें कि यूरोप में हमारा एक महादेश है। यूरोप देश में कितने देश हैं, तो यूरोप देश में 44 देश हैं। यूरोप देश में टोटल कितने देश हैं, तो यूरोप देश में टोटल 40 देश हैं। कितने देश हैं, तो 40 देश हैं यूरोप देश में। अब बात करते हैं वही 40 में फ्रांस की, हाँ वही 40 में क्या आता है, तो फ्रांस आता है। तो मुख्य रूप से मेनली हम लोग को इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी इन सब के बारे में हमको पढ़ना है मेनली इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रवाद जो शब्द है हमारा, राष्ट्रवाद जो हमारा शब्द है क्या है, 2 शब्द से मिलकर बना होता है। क्या 2 शब्द से मिलकर बना होता है, पहला क्या होता है हमारा राष्ट्र, दूसरा क्या होता है वाद। 2 शब्दों से मिलकर ये चैप्टर बना, ये राष्ट्रवाद बना होता है, जिसमें कि राष्ट्र का अर्थ होता है देश। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, तो देश। वहीं वाद का मतलब क्या होता है, तो लगाव। वाद का मतलब क्या होता है, तो लगाव। तो हम लोग बता सकते हैं इससे, यहाँ से डिफिनेशन बता सकते हैं कि अपने देश के प्रति लगाव की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाता है, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। हम लोग सिंपल डिफिनेशन में इसको बता सकते हैं हम लोग। वही हम आपके लिए बुक के तरीके से अगर देखा जाए तो आपके लिए हम यहाँ लिखे हैं और बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए, बिल्कुल आसान सा ये नोट है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होती है। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में, ठीक है, एकता की भावना होनी चाहिए। किस चीज़ की भावना होनी चाहिए? तो एकता की भावना होनी, तब तो हमारा देश विकास करेगा ना। तो एकता की भावना होनी चाहिए, यही क्या कहलाता है हमारा? तो राष्ट्रवाद कहलाता है। हम लोग कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना होना क्या कहलाता है? तो राष्ट्रवाद कहलाता है। फिर वही हम लोग बात करेंगे, इसी का हम यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं जो आपको बताए थे कि अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाएगा? तो राष्ट्रवाद कहलाएगा। अब बात करेंगे कि जिस व्यक्ति में ये राष्ट्रवाद की भावना होती है, जिस व्यक्ति में ये राष्ट्रवाद की भावना होती है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवादी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद का पहला विकास, ठीक है, राष्ट्रवाद का पहला विकास 19वीं शताब्दी में कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। कहाँ पे? तो यूरोप के फ्रांस में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आप लोग इसको लिखते जाइएगा ताकि कि आपकी चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होती है, सारी बातों को आपको जानना विशेष जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग बोल तो सकते हैं ना कि अपने देश के प्रति लगाव व प्रेम की भावना को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले बता दें आपको कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का चर्चा किया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति, आखिर किसी भी देश में कोई ना कोई कारण से ही तो क्रांति होता होगा ना। क्रांति, युद्ध, आंदोलन, ये सारा चीज़ क्या होता है? किसी ना किसी कारण से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पूरी क्रांति के कारण को समझते हैं, फिर हम ना पूरी स्टोरी की तरह आपको बताएंगे ताकि कि आपको अच्छे ढंग से याद हो पाए और आप एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाओ। चलिए सबसे पहले ये देखिए लिखा क्या हुआ है कि फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में उस टाइम, जिस टाइम फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस टाइम कौन सी शासन व्यवस्था थी? तो राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। कौन था? तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। कब? तो जिस टाइम फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। दूसरा कारण क्या था कि फ्रांस की क्रांति होने का दूसरा कारण क्या था? तो फ्रांस में वहाँ का शासक क्या था? तो निरंकुशवादी शासक था। कौन था? तो लुई 16वां वहाँ का शासक था। कहाँ का? तो फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां वहाँ का शासक था, जो कि क्या था? निरंकुशवादी शासक था। और बताते हैं कि वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का ये भी प्रमुख कारण है कि वहाँ पे 175 वर्षों से स्टेट जनरल की कोई बैठक नहीं हुई थी। कोई भी बैठक क्या बताया गया कि स्टेट जनरल का किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई थी। कहाँ पे? तो फ्रांस में। यह सब क्या है? तो कारण है कि फ्रांस में क्रांति होने का ये सब कारण है। फिर बताते हैं कि वहाँ के समाज को, यहाँ के जो राजा थे, लुई 16वां यहाँ के जो राजा थे, ये क्या किए थे कि समाज में, अपने देश के समाज में, ठीक है, क्या किए थे? वहाँ पे समाज में 3 वर्गों में बांट दिए थे लोगों को। पहला क्या था? तो पादरी वर्ग, दूसरा क्या था? तो कुलीन, और तीसरा निम्न वर्ग। पादरी वर्ग में वैसे लोग आते थे कि आपको बता दें कि पहले जैसे कि हिंदू, हमारा धर्म हिंदू है, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि पंडित जी पूजा कराते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब पूजा कराते हैं। और ठीक उसी प्रकार जो फ्रांस था ना, ईसाइयों का देश था, तो ईसाइयों में जो पूजा कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। तो पादरी को ना विशेष दर्जा मिलता था, भारी छूट मिलता था। वहाँ अगर सरकार, वहाँ की कर जो सरकार थी लुई 16वां, वहाँ की जो शासन व्यवस्था, वहाँ के जो शासक थे लुई 16वां, वहाँ के राजा, तो ये जो कर लगाते थे तो सबसे कम इस पे लगाते थे, फिर इस पे लगाते थे कम, लेकिन सबसे ज़्यादा कर वहाँ की जनता, जो गरीब मजदूर, जो निम्न वर्ग में आते थे, जो वहाँ की जनताएँ थी, उन पे सबसे विशेष कर होता था, बहुत कर लगाते थे वहाँ पे। फिर आपको बता दें ये सब कारण था। उसके बाद कि तीनों वर्ग में विभिन्न असमानता की भावना थी। मतलब कि ये असमानता समझना कि कर अगर लगाता था तो ये दोनों में कर कम लगाता था। कोई भी सरकार अगर व्यवस्था लाती थी, वहाँ के शासक अगर कोई अच्छे नीति लाते थे तो इसके लिए कोई नीति नहीं थी, इसके लिए कोई नीति थी। और समाज में ये थे ऑफिसर वगैरह, और ये था वहाँ के जो पूजा कराने वाले होते हैं वो पादरी होते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कि फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में लोगों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया कि वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही थी। वहाँ की जनता में ये बहुत सारा, मतलब कि ये सब कारण है वहाँ के फ्रांसीसी क्रांति का। आपको बता दें, हम स्टोरी के टाइप में आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो कि काफ़ी निरंकुशवादी शासक था। कैसा शासक था? तो निरंकुशवादी शासक था, जो कि निरंकुशवादी शासक था, ऊपर से कि भ्रष्टाचारी था। इसके शासनकाल में खाली भ्रष्टाचारी का बोलबाला था। इनके काल में क्या था? तो भ्रष्टाचारी का बोलबाला था। जनताओं से क्या होता था कि जनता के बीच जो भी जनता होते थे, किसान होता था, किसान वर्ग के लोग होते थे, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, उनके पास ढेर सारा खेत होता था, 100-100 बीघा खेत होता था। तो क्या होता था, जब किसान अपना फसल उगाते थे तो ये क्या करते थे, राजा ये लुई 16वां, ये ना कुछ सामंतों को पाल के रखे हुए थे, जिनको आदेश देते थे कि जाइए
आप जनता से क्या करके लाइए, तो वहाँ से फसल सब उनका लेके चले आइए महल में, राजमहल में। और सामंत क्या करता था, जाता था किसान के पास और वो किसान को देना पड़ता था कि राजा, हाँ राजा के पास, नहीं तो राजा तो सजा सुना देगी उसको, उसके साथ ये कर देती ना। तो जनता क्या करता था कि वो डर से उसको राजा को दे देता था और राजा अपने महल में रखता था उसको। और क्या था कि ये इनको शासन, जनता से कोई मतलब ही नहीं थी, वहाँ की जनता से इनको कोई मतलब ही नहीं था, कोई व्यवस्था, कोई बैठक, कोई मुलाकात, कुछ नहीं था। ये अपने भोग विलास में हमेशा डूबे रहते थे। इसी वजह से इनका क्या होता था कि वहाँ पे फ्रांस की क्रांति होता है। और बता दें कि लुई 16वां जो है, लुई 16वां ये किस वंश के शासक थे, तो वहाँ पे बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। तो राजतंत्र में किस वंश का शासन चल रहा था, तो हम लोग बताएंगे बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। क्या, तो बुर्बो वंश का, इस वंश का वहाँ शासन व्यवस्था चल रहा था। और अंततः जनता कितना तक बर्दाश्त करेगी, ढेर सारा भ्रष्टाचार का काम हो रहा था वहाँ पे। जनता बर्दाश्त करते करते जब अंत हो गया, तब क्या कि लुई 16वां को आंदोलन किया, क्रांति किया। क्रांति के दौरान क्या होता है कि लुई 16वां का पतन हो जाता है, वहीं से बंदी बना लिया जाता है लुई 16वां को। और जनता क्या करती है कि लुई 16वां को सजा देती है, किस चीज़ पे, तो गिलोटीन पे सुता के इसको सीधा सर काट देती है उसका, किसका, तो राजा लुई 16वां का। ये काफ़ी निरंकुशवादी शासक होता है, जनता से इनका कोई मतलब नहीं होता है। जनता भूखे है, क्या है, गरीबी, आर्थिक व्यवस्था वहाँ की बहुत खराब थी। इस वजह से जनता क्या करता है, तो गिलोटीन पर सुता के और इसका सर काट लेता है। अब बताते हैं कि ये है लुई 16वां, यही है लुई 16वां जो कि निरंकुशवादी राजा है। ये क्या है, निरंकुशवादी राजा है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लुई 16वां किस प्रकार के शासक हैं, तो बताइए क्या कि निरंकुशवादी राजा थे। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और बताते हैं कि इनकी पत्नी जो थी, ठीक है, इनकी पत्नी भी थी, उनका नाम था मारिया, ठीक है, मारिया एंटोनिया, इनकी पत्नी का नाम था मारिया एंटोनिया। जो ये भी पत्नी भी इनकी वैसे ही थी, बेफिजूल की खर्चा करना इनकी पत्नी का शौक था, ठीक है। तो और भी मतलब कि शासन व्यवस्था में इनका कमजोर होते गया, आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती गई। और जब भी इसका आर्थिक व्यवस्था कमजोर होता था ना, तो जनता इसके बीच नया कर लागू कर देता था, जनता के ऊपर कर ऊपर लगाते रहता था ये अपनी सुख चैन के लिए, ठीक है। तो जनता क्या की कि जब इसको पकड़ी जनता, जब आंदोलन की, क्रांति के दौरान इनको बंदी बनाया गया। और इसी गिलोटीन पर देखिए, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, इसी गिलोटीन पे जनता इसको क्या करती है कि इसमें सर, इसका जबरदस्ती जनता सब इसका सर घुसा के और सीधे काट देती है। ये गिलोटीन है हमारा, ठीक है, यही गिलोटीन है। इसमें क्या होता है कि सर को, ठीक है, किसी के सर को पकड़ के इसमें डाला जाता है इसमें, और यहाँ से जो ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ रस्सी बांधी होती है, इसको खींच के रखता है जनता सब, और उसके बाद यहाँ पे मूड़ी घुसा के सीधा रस्सी को छोड़ दिया जाता है, सीधे सर कट जाता है। देखिए लुई 16वां का सर कटा हुआ है ना यहाँ। तो इस तरीके से इसके साथ होता है। चलिए हम लोग अब आगे की देखेंगे, आई की बात समझेंगे हम लोग कि इस बात को हम आपको नहीं बताए थे। ये क्वेश्चन आपसे बनता है आपके एग्जाम में, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कितने बार, तो 3 से 4 बार। तो आशाएं उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन को आप लिखते जाइए और पूरी नोट को भी समझेंगे और लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को भी साथ में लिखेंगे, ताकि कि हमें बेहतर ढंग से ये सब संपूर्ण इस चैप्टर का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बने। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1789 ईस्वी के पहला क्वेश्चन क्या है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि इसकी जो मुख्य कारण था कि वहाँ की राजनीति ना, वहाँ पे शासन व्यवस्था क्या था, तो शासन व्यवस्था राजनीति में आएगा ना, राजतंत्र का शासन व्यवस्था था। तो हम लोग बताएंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, यानी कि वहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम नर्वस थी ना, जो जनता पे कर लगा देता था। तो वही बात को लिखेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक कारणों को माना जाता है। वहीं फ्रांस में, ठीक है, वहीं फ्रांस की क्रांति का उस समय जिस टाइम फ्रांस में क्रांति हो रही थी, उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे, तो निरंकुशवादी शासक थे। कौन, तो लुई 16वां। वो कैसे शासक थे, तो निरंकुशवादी शासक थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसके काल में काफ़ी भ्रष्टाचार जो होता था, कि भ्रष्टाचार का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा था। किनके काल में, तो लुई 16वां के काल में। फिर बताते हैं कि सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। बताते हैं कि जबकि पादरी और क्वीन वर्ग का स्थिति कुछ हद तक ठीक था, अच्छा था, उनका स्थिति क्या था, तो अच्छा था, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों का स्थिति क्या था, बहुत खराब था। उसके बाद बता दें कि इस क्रांति को किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो इस क्रांति के मार्ग को क्या बताया गया है, वॉल्टेयर रूसो और क्या बताया गया है, मोंटेस्क्यू, ये दोनों द्वारा क्या किया गया, इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया था। चलिए यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, यही थे लुई सोलाहवा, ठीक है, लुई सोलाहवा यही थे, इन्हीं को गिलोटीन पे काटा गया था। तो वास्तविक बात यही है कि अगर शासक बेहतर ना हो, जनता खुश ना हो, तो जनता कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी। वहाँ की सारी जनता एकजुट हो गई, वहाँ की सारी जनता में जो भी पढ़े लिखे लोग थे वहाँ उसको समझाएं, सारी जनता को बताएं कि बताइए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, खेतों में बोते हैं, और राजा बार बार हमसे पूरा का पूरा अनाज मंगा लेता है, ऊपर से कर लेता है, जो भी टैक्स होता है एक्स्ट्रा टैक्स लेता है, जब भी उसकी स्थिति खराब होती है तब हमारे ऊपर ये हो जाता है। तो इन सारी बातों को कौन समझाया? तो वहाँ के लोग जब समझाए, आपस में बात किए, तब धीरे धीरे डेवलप किए वहाँ के लोग, और तब प्रथम बार फ्रांस में क्रांति हुआ, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद जो भी हुआ तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में हुआ, यही क्रांति से। चलिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, आगे वाली वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। और आपको बता दें कि मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से नोट्स बना रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी हिस्ट्री से 20 नंबर के पूछे जाते हैं हर साल प्रश्न, हर वर्ष 20 नंबर के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो 20 में 20 मैं लाने की गारंटी देता हूं आपको। और मैं वादा करता हूं कि आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करो और आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे और 20 में 20 का टारगेट पूरा करोगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।